24 घंटे में जो तस्वीर सामने आई है, उन्होंने चुनावी माहौल को बदल दिया है। उत्तर 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प है तो भांगूर से चौंकाने वाली बरामदगी। एक टीएमसी कार्यकर्ता के घर से 79 देसी बम मिलने का आरोप है। सोचिए, पुलिस ने आरोपी रफीकुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले हिंसा बंगाल की सियासत का नया ट्रेंड बन चुकी है? इधर प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल के युवाओं को 5 गारंटी दे रहे हैं और आज उनकी आखिरी रैली वहां पर थी। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, उन सब की रैली में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। लेकिन आज वो सवाल जिनके इर्द गिर्द हम करेंगे डिबेट, बंगाल में हिंसा और बवाल क्यों हो रहा है? बड़ा सवाल ये भी है, क्या डराकर जनता के वोट मिलेंगे? दूसरे दौर में किसका जोर चलेगा और क्या बम्पर वोटिंग का रिकॉर्ड टूटेगा? और 4 मई को बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि दावे कई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनोरंजन भारती हैं, प्रभाकर हमारे साथ आ गए हैं, ऋतिक हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मनोरंजन जी, आपका रुख करूंगी, पर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे बातचीत हम करेंगे। देखिए, चुनाव प्रचार अब कुछ ही देर में समाप्त हो जाएगा और सभी पार्टियों ने प्रचार में जबरदस्त ताकत झोंकी हुई है। 29 अप्रैल को 142 सीटों पर होनी है वोटिंग। 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में सेकंड फेज की ये वोटिंग होनी है और 4 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले आज इलेक्शन कैंपेन की जो तस्वीर दिखाई दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज आखिरी रैली थी और इस बीच उसमें जबरदस्त भीड़ भी दिखाई दी। लेकिन ग्राउंड पर जो हो रहा है उसकी भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए, हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर सीधे मनोरंजन जी आपका रुख करते हुए, देखिए आज प्रचार का शोर थम जाएगा शाम 5 बजे के बाद, लेकिन उससे पहले सभी दिग्गज मैदान में हैं। एक तरफ बमों की बरामदगी हो रही है, लेकिन इस वक्त ग्राउंड का फ्लेवर क्या है? सेकंड फेज की कैंपेनिंग के आखिरी दिन और पहले फेज का कैंपेन जब खत्म हुआ, सेकंड फेज का कैंपेन कितना अलग आपको दिखाई दे रहा है आज अंतिम दिन? देखिए, मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको फ्लेवर देखना है, ये देखिए मेरे पीछे फ्लेवर है, आपको ये यहाँ मिलेगा। ये तृणमूल की जो है रैली एक निकलने वाली है। आप जैसा आपने कहा कि 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार है। ममता बनर्जी का रोड शो शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। वो पैदल चलेंगी, वो पैदल ही चलती है, रोड शो नहीं होता, उनका पदयात्रा होता है। ये भीड़ इकट्ठी मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लोग उसी के लिए तैयार हो रहे हैं। आगे से ममता बनर्जी जो है वो निकलेंगी और उसके बाद से जो फ्लेवर की बात आप कर रहे हैं कि चुनाव जो है यहाँ पर आपको यदि समअप करूं तो जय श्री राम वर्सेस जय बांग्ला का चुनाव है। ये बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। गृह मंत्री यहाँ पे बने हुए लगातार रहे, प्रधानमंत्री ने आज अंतिम रैली की, वो यहाँ से जा चुके हैं। ममता बनर्जी रोज पद यात्रा कर रही है, खासकर भवानीपुर में जो उनका विधानसभा क्षेत्र है। कल भी मैं उनके साथ 5-6 किलोमीटर पैदल चला था। वो खूब पैदल चल रही हैं। यहाँ पे लोगों ने कहा कि पहली बार वो इतना भवानीपुर में टाइम दे रही हैं, क्योंकि उनका मुकाबला शुभेंदु से है। तो इलेक्शन जो है आप कह सकते हैं कांटे की टक्कर है। दोनों पार्टियों ने जो है अपने पूरे जी जान लगा रखी है। क्या होगा? क्या महिलाएं ममता बनर्जी के साथ बनी रहेंगी? क्या आपको लगता है दो डबल एम फैक्टर है वो, यदि महिलाओं ने ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ा तो आप कर सकते हैं कि वो नतीजे जो है उनके पक्ष में हो सकते हैं। महिला ठीक कह रहे हैं यहाँ पर। और देखिए, पिछली बार पिछले चुनाव में 50% महिलाओं ने टीएमसी पर भरोसा जताया था और इसीलिए महिलाओं के इर्द गिर्द इस वक्त बीजेपी की भी स्ट्रैटेजी जबरदस्त है। जैसे ही ममता बनर्जी का वहां पे पदयात्रा शुरू होगी, मनोरंजन भारती के पास हम फिर लौटेंगे। लेकिन कोलकाता में ऋतिक मंडल इस वक्त मौजूद हैं। ऋतिक, कोलकाता भवानीपुर में इस बार जबरदस्त कैंपेनिंग ममता बनर्जी कर रही हैं और कोलकाता दीदी का गढ़ है, टीएमसी का गढ़ है। और इस बीच वहां पर इलेक्शन कैंपेन तो चरम पर है ही, लेकिन जिस तरह से खबर आई है हिंसा की, 79 बम मिलने की सेकंड फेज से पहले, क्योंकि फर्स्ट फेज के समय हम ये चर्चा कर रहे थे कि तुलनात्मक रूप से हिंसा वैसी नहीं हुई, चुनाव आयोग की सख्ती की वजह से, फोर्सेस की तैनाती की वजह से। लेकिन इस एक खबर ने ऐसा लग रहा है तस्वीर बदल दी है। ऋतिक, देखिए, मैं आपको बताऊं कि पहली चरण की जो मतदान रही है, जिस तरीके से रंजित रहा है बंगाल के चुनाव के इतिहास, वो मैं आपको बताऊं, अगर मोटा मोटी समझे तो पहली चरण में बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई। छुटपुट जो घटने हुए हैं
वो पिछले बार की तुलना में बेहद कम है, जहां पर मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे सेंसिटिव इलाका रहे। लेकिन दूसरे चरण के मतदान शुरू होने से 24 घंटे से पहले जिस तरीके से खबरें आ रही है, छवि जिस तरीके से आ रही है, वो स्पष्ट दर्शाता है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है तनाव की स्थिति है। एक तो खबर आ रही है भांगोड़ में पिछले कल दोपहर को एक तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर से 80 से ज़्यादा जो है क्रूड बम की बरामद हुई है। और अब जो तस्वीर हम जो थोड़ी देर पहले हमारे दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन के जरिए वहां तक पहुंचा रहे थे, ये आरामबाग से आ रही है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद उनके गाड़ी पर हमला हुआ जाता है और बांस और लाठी डंडे लेकर लोग उनके गाड़ी पर टूट पड़ते हैं। कांच तोड़ा गया, महिला सांसद है वहां से मिताली बाग, उनके गाड़ी पर तोड़फोड़ की गई है। खबर कल रात को जो है वहां पर तनाव की खबर जो जगोदल से आई, जो बैरकपुर के दायरे में है, जहां पर प्रधानमंत्री आज खुद अपना जो है चुनावी आखिरी प्रचार किए, महत्वपूर्ण प्रचार रहा। लेकिन उससे पहले वहां पर गोली चलने की भी आरोप है और खुद भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अर्जुन सिंह जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, उसके ऊपर भी हमला हो जाता है। और ये घटनाएं इसीलिए चिंता पैदा करती हैं क्योंकि अब आज शाम को जब चुनाव प्रचार थम जाएगा और फिर 29 को वोटिंग है, उससे पहले दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं और इसीलिए प्रभाकर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है देखना कि प्रथम चरण में छिटपुट घटनाएं जरूर सामने आई, लेकिन बम मिलना, गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं, हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, बंदूक से हमले हो रहे हैं। क्या कह रही है ये हिंसा इस वक्त? तस्वीर क्या है? देखिए, ये बहुत सही में ये बहुत चिंता का विषय है और खासकर जो है जिस तरीके से बॉम्ब से अटैक करना, सीआईएसएफ के जवान को गोली मारना, ये चिंता का विषय है। मैं यहाँ पर हूँ भाटपाड़ा में, इसी जगह पे ये घटना हुई थी। पहले मैं आपको दिखा दूँ, यही वो बंगला है, यही वो मकान है जिस पे कल बम चलाया गया है। ये अर्जुन सिंह जो हैं, उनके बेटे पवन सिंह जो कि यहाँ के विधायक हैं, उनका घर है ये। और नीचे सीआईएसएफ के जवान यहाँ मौजूद थे, वहाँ पर बम चलाया गया। बम के निशान अभी भी, ये बम के जो छींटे पड़े हैं उसका निशान अभी भी है, ये अगर आप दिखा सकूँ मैं आपको। और साथ में यहीं पर जो जवान बैठे थे उनके पैर में गोली लगी है और उनकी स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। उन्हें इलाज के लिए कलकत्ता भेज दिया गया है। शांतनु हमारे साथ मौजूद हैं। शांतनु जो है यहाँ पे हमारे सहयोगी हैं, एनडीटीवी के लिए 24 नॉर्थ परगना को देखते हैं। ये बताइए, क्योंकि आप कल स्पॉट पर पहुँच गए थे बहुत सही समय पर, आप बहुत जल्दी पहुँचे थे, आप क्या कल घटना हुई थी, संक्षिप्त में बताइए। जगद्दल का जो बीजेपी का प्रार्थी है वो कल ममता बनर्जी के खिलाफ जगद्दल थाने में एक एफआईआर करने के लिए गया था। जब एफआईआर करने के लिए गया था वहाँ पर क्या घटना हुई थी वो बताइए। यहाँ पर जब वहाँ से जगद्दल थाने से सब आ रहा था, अर्जुन सिंह का बेटा, तब यहाँ पर वहाँ से बहुत सारे आदमी आके एक बम चला दिया। बम का निशान अभी भी है। फिलहाल बाद में ईट मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अंदर में मैंने अभी वो रिपोर्ट बना के भेजी है जिसमें कि वो खून के जो धब्बे हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं, जो गोली लगी थी। कुल मिला के ये जो पूरा इलाका है ये अति संवेदनशील माना जाएगा, क्योंकि और यहाँ पे पहले भी चुनावी हिंसा का इतिहास रहा है और इसी कारण से यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की आप डिप्लॉयमेंट देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। कल की घटना के बाद से प्रशासन ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है, एडिशनल फोर्सेज उतार दिए हैं यहाँ पे और कोशिश ये की जा रही है कि केवल 29 नहीं, उसके पहले भी किसी तरह की घटना न हो, क्योंकि यहाँ लगातार पूर्व में भी टीएमसी और बीजेपी के बीच में क्लैश होता रहा है। तो ये एक इलाका होगा जहां पर कि कल हमारी नजर बनी रहेगी। जी शुक्रिया प्रभाकर आपका। मैं लौटूंगी आपसे अपडेट्स के लिए, लेकिन इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जो हमारे सहयोगियों ने जानकारी दी, उन्हीं सवालों को लेकर मैं सीधे गेस्ट के पास जाऊंगी। बीजेपी से निखिल प्रसून हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मौमिता चक्रवर्ती आ गई हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ गए हमारे साथ, टीएमसी से स्वयं प्रकाश पुरोहित जी हमारे साथ हैं, केतन जायसवाल कांग्रेस से और सीनियर जर्नलिस्ट सतीश के सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सीधे स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। टीएमसी के कार्यकर्ता के घर 79 बम, देसी बम मिल रहे हैं सर, लोगों को डराकर बम से, बंदूक से अब ऐसे चुनाव जीता जाएगा? नहीं, देखिए, बम, बंदूक, गोली, इनकी बात पश्चिम बंगाल के अंदर में कौन कर रहा है? गुंडों की बात कौन कर रहा है? बम किसके घर में मिल रहा है? बम किसके घर में मिल रहा है? नहीं, किसके घर में? क्या तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर में मिला है क्या बम? आप किसी को भी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से जोड़ देंगे? नहीं, वोटर नहीं, तो आप कह रहे हैं वो तृणमूल का नेता नहीं है, तृणमूल से कोई एसोसिएशन नहीं है, आप डिनाई कर रहे हैं इस बात को। अर्जुन ऑन रिकॉर्ड बोलिए। तृणमूल कांग्रेस का नेता एकदम, वो तृणमूल कांग्रेस का कौन नेता है? मुझे नाम बताइए। आप मुझे बता रही है आप अपनी डिबेट के अंदर में कि वहां से बम मिला है, वो तृणमूल कांग्रेस का नेता है। अरे अर्जुन सिंह खुद तृणमूल कांग्रेस का नेता था, मगर आज वो भाजपा में है।
जितने बम गोली बंदूक रखने वाले आज के दिन में 71% दागियों को भाजपा ने टिकट दिया है। जितने गुंडे हैं भाजपा के साथ है और ये बोलते हैं हम गुंडों को उल्टा करके लटका देंगे। अरे गुंडों को भाजपा में ले लिया है, इंट्रेंस दे दिया। अच्छा, तो मतलब जब तक टीएमसी में थे, मुक्त भ्रष्टाचार, जब तक टीएमसी में थे तब तक युग पुरुष थे और जैसे ही बीजेपी में चले गए तो वो गुंडे बन गए। ये किस तरह की तुलना है सर? ये कैसी बात है? नहीं देखिए, नहीं, आपने गुंडों की बात की ना। गुंडों की जगह तो जेल में होनी चाहिए मीनाक्षी जी। गुंडों की सजा, अगर वो टीएमसी में है तो गुंडे हैं और भाजपा में चले गए तो वो स्वच्छ हो गए। ये कौन सा घाट खोल दिया भैया कपड़ा धोने का कि भ्रष्टाचारी अगर भाजपा में है तो वो ठीक है और दूसरी अन्य पार्टी में है, विपक्षी पार्टी में है तो। ममिता चक्रवर्ती, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी देखना नहीं चाह रहे हैं या देखकर अनभिज्ञ हो रहे हैं? देखना नहीं चाह रहे हैं, देखकर अनभिज्ञ हो रहे हैं। ममिता चक्रवर्ती, अनम्यूट करिएगा मैम, अपने आप को अनम्यूट करिएगा प्लीज। मैं कह रही हूँ कि महाभारत की गांधारी के साथ मैं बहुत सिमिलरिटी मिल रहा है अभी पुरोहित जी को। पुरोहित जी आप में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, इसको कुछ नहीं दिखता है, इसको टीएमसी का कुछ नहीं, मतलब फॉल्ट कुछ नहीं दिखता है। वो ये नहीं कह पाते हैं कि क्यों ममता बनर्जी सीपीएम की गुंडा लालू आलम को अपनी दल में ले लिया था, इद्रिस अली जैसे लोगों को क्यों दल में रखा गया है, और सीमी की फाउंडर जो मेंबर है, फाउंडर बनी हसा मीरान को क्यों उन्होंने राज्यसभा की टिकट दे दी, फिर ज्योति प्रिय मलिक से लेकर परेश अधिकारी इनको क्यों टिकट दी गई है। ये बात पुरोहित साहब कभी नहीं कह पाते हैं। टीएमसी का जो गुंडा कल्चर जो से ये वीर बाप महिला हो ना, ये हमारे मंत्री सांसद के ऊपर में ये गपत्रों से भाजपा ने। मैं बताती हूँ पुरोहित जी, आप क्यों नहीं मानना चाहते हैं कि गुंडा कल्चर आपकी टीएमसी के खून में घुस चुके हैं। ये गुंडा कल्चर बदनाम नहीं कर रही हूँ, पूरे बंगाल को पता है पुरोहित जी, पूरे बंगाल को ये बात पता है। शेख शाहजहां कैसे महिलाओं की इज्जत को लूट लिया था संदेशखाली में, हर महिलाओं को पता है। उसके बारे में हम शेख शाहजहां ने कैसे इज्जत लूट लिया था महिलाओं को, ये सबको पता है। ये तब आपने कुछ नहीं बोला। फिर आपकी अखिलगिरी कैसे भारत की आदरणीय प्रेसिडेंट को इंसल्ट किया था, ये भी सबको पता है। एक पुलिस को, एक लेडी पुलिस को अखिलगिरी ने, ठीक है, मैं डॉक्टर निखिल प्रसून को लेकर आऊंगी अब चर्चा में। बीजेपी से डॉक्टर निखिल प्रसून हमारे साथ हैं। निखिल प्रसून जी, टीएमसी कह रही है कि आप तो आपके भी पार्टी के भीतर गुंडे बैठे हैं और जमीन पर हम देख रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं घट रही हैं। हमारी ही पार्टी से तोड़कर आप अपनी पार्टी में लेकर गए हैं। जनता किस पर यकीन करेगी? अब किस पर यकीन करेगी? घटनाएं तो दोनों तरफ घट रही हैं सर, घटनाएं दोनों तरफ घट रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंसा, भ्रष्टाचार और अत्याचार को एक तरह से संस्थागत रूप देने का काम जो तृणमूल ने किया है, इसके कुछ उदाहरण मैं देता हूं। 2011 के चुनाव में 17 से 25 लोगों की मृत्यु हुई, 2016 के चुनाव में 12 लोगों की, 2018 के पंचायत चुनाव में 75 लोगों की, 2019 के लोकसभा में 15, उसके बाद 21 में 17, 2023 के पंचायत में 55 और 2024 के लोकसभा में 10 लोगों की मृत्यु हुई। देखिए, ये प्रीशियस बंगाली लाइफ्स थी। तो एक तरह से बंगालियों की सबसे बड़ी दुश्मन के रूप में उभरी है तृणमूल कांग्रेस। इस बार जो पहले दौर में कोई भी हिंसा नहीं हुई, इसको लेकर के इन्हें बहुत बड़ी परेशानी हुई, इसलिए वो चुनाव आयोग की आलोचना में व्यस्त है कि क्यों किसी की मौत नहीं हुई, इस पर इन्हें चिंता है। इसीलिए इससे बेचैन होकर के इन्होंने अपने गुंडा तंत्र को सक्रिय कर दिया है ताकि दूसरे दौर में वो गलती ना हो। और इस बार भयादोहन का जो कार्यक्रम है और उसके साथ 15 तरीके हैं जिसके माध्यम से ये लोग आतंक फैलाते हैं, जैसे कि बूथ जैमिंग, सोर्स जैमिंग, जिस तरह से पाड़ा में रोकना, हाई राइजेस कॉम्प्लेक्सेस में रोकना, बड़े बड़े हाई राइजेस के सामने बम चला करके सारे जो वहां के बाशिंदे हैं उनको मना करना, वोट के लिए इशारा करना कि आने से जो है तो आप पर हिंसा होगी। तो ये इनके ठीक है, चलिए मैं इस पर एक रिएक्शन सतीश केसिंग से भी लूंगी। सतीश जी, बीजेपी की रैलियों से नारा गूंज रहा है, भय जाएगा भरोसा लौटेगा, भय जाएगा भरोसा लौटेगा, ये नारा हर रैली में गूंज रहा है सर। लेकिन सवाल ये है कि सेकंड फेज की वोटिंग से ऐन पहले बम मिलना, ये हिंसा की घटनाएं, गाड़ी में तोड़फोड़ हो रही है, मैं ये नहीं कहूंगी कि छिटपुट घटनाएं हैं, लेकिन घटनाएं हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या कह रही है सर हिंसा की घटनाएं? 3 बातें हैं मीनाक्षी। राजनीति का मिजाज ही ऐसा है कि जो ज्यादा ताकतवर होता है, गुंडा और भ्रष्टाचारी उसी पार्टी में चले जाते हैं, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में। नंबर 1। नंबर 2, इस बार बंगाल में संघर्ष दिख रहा है और दूसरे राउंड में जो आप हिंसा, बम, ये सब की बात कर रही है, मैं समझता हूं उसी का रिफ्लेक्शन है। तीसरा यह है कि जो बॉडी लैंग्वेज की बात करें
तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया हुआ है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और मैंने एक शब्द निकाला 4 मई, MAY, बॉडी लैंग्वेज में MAY, मोदी, अमित शाह और योगी। तो ये आपको अंतिम दिन वही बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, तो इनको भी लगता है, सूंघ रहे हैं ये कि शायद बात बन जाए। तो अभी आपने देखा अमित शाह ने कहा है दीदी और उल्टा लटकाएंगे, ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं, और मोदी जी कह रहे हैं शपथ में आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कांटे का संघर्ष निश्चित रूप से भाजपा ने दिया है, और इसलिए वो संघर्ष के चलते ये आपको हो सकता है कि जमीन पर लोकल वहां टोला किंग चलता है, तो टोला वाले थोड़ा सा आ गए हैं सड़क पे, या कुछ थोड़ा सा हिंसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी। मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि जिसके घर से बम मिले हैं वो रफीकुल इस्लाम उसका नाम है, और वो तृणमूल कांग्रेस का वर्कर है, जिसके घर से 100 देसी बम मिले हैं ना, तो तथ्य सबसे पहले। दूसरा, जब बंगाल के चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये तो सच है ना कि देश के हर हिस्से से हिंसा खत्म हो गई, बंगाल की हिंसा नहीं खत्म हुई। और इसी वजह से ये जो आपको एक्स्ट्रा फोर्स दिख रही है, 2400 से अधिक कंपनियां लगाई गई हैं। अभी 152 पे शांतिपूर्ण चुनाव हो गए, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी को मार डाला। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बंगाल में जंगल राज है, बंगाल में हिंसा हो रही, हत्या का राज है, ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकना चाहिए। राहुल गांधी के कहे को सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ऐसा शासन किया कि भारतीय जनता पार्टी को आने का मौका मिल गया है। यानी उनको भी ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के सामने उस तरह से चैलेंज कर रही है कि उनको हटाने की स्थिति में। और 152 सीटों का जो इलेक्शन हुआ उसमें कितने मतदाता हुए, ज्यादा वोट पड़े, मत प्रतिशत अधिक रहा, ये तो रहा ही, ज्यादा वोट भी पड़े एब्सोल्यूट टर्म में भी। तो ओवरऑल अगर कहें तो जब भय हटता है तभी भरोसा लौटता है। अब इसे पॉलिटिकल नारे के तौर पर देखें, चाहे जैसे देखें, लेकिन भय हटा है, भरोसा लौटा है, और वो लौटा हुआ भरोसा 142 सीट्स जो अगले चरण की होंगी, जो परसों जहां चुनाव होगा, वहां किस तरह से जाती हुई दिखते हैं वो चुनाव तय कर देगा। और मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जब कहते हैं ना कि लौट के आएंगे, तो आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि नेता अपने पक्ष की बात करता है, लेकिन जब जब उन्होंने कहा है कि हम आएंगे शपथ ग्रहण में, तो देखिए छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, ये सब होता भी दिखा है। तो बंगाल में परिवर्तन तो होता हुआ दिख रहा है, वो कितने हद तक होगा, किस कदर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है केतन जायसवाल जी, बंगाल में क्या होता है इस पर पूरे देश की नजर है इस बार। पहले फेज में जिस तरह की बम्पर वोटिंग हुई है, बड़े पॉलिटिकल संदेश निकलेंगे देश की राजनीति के लिए, चाहे टीएमसी जीते चाहे बीजेपी जीते, लेकिन एक क्लियर है। और इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी जो खुद बंगाल में सरकार में रही है, लंबे वक्त तक शासन किया है, आज सिरे से गायब है। दो प्रमुख पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, ये 2 पार्टी सिस्टम बंगाल में आ गया है। जमीन क्यों खो गई कांग्रेस पार्टी की बंगाल में? जी देखिए, 2021 के चुनाव में जब चुनाव पूरा ध्रुवीकरण हो गया था, धार्मिक मुद्दों पर चुनाव हो रहा था, उस समय बेशक हम शून्य हो गए थे, पर अभी ये कांग्रेस का रिवाइवल का दौर है। आप जब नतीजे आएंगे तो आप देखिएगा। देखिए, हिंसा की बात जो चल रही है, एक तरफ से तृणमूल कांग्रेस, एक तरफ से भाजपा, पर मारा कौन जाता है? हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता आसनसोल में, जो भी हमारे त्रिपाठी साहब बता रहे थे। अभी इस वक्त वहाँ अधीर रंजन जी पहुंचे हैं उनके परिवार से मिलने। तो ये जो हिंसा का जो है और ये बम गोली का जो आप बात कर रहे हैं, ये बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का 12 महीने का कारोबार है, ये कोई नई नहीं है। अभी मान लीजिए चुनाव का समय है, आप लोग दिल्ली से मीडिया यहाँ चारों तरफ है, एक हाईलाइट है, तो दिख रहा है कि यहाँ बम, पर ये बम बारूद का जो कारोबार है, ये तृणमूल कांग्रेस के 12 महीने का कारोबार है। पर इसको आप, इसका जो परिवर्तन की बात करते हैं, इसके बदलाव की बात करते हैं, वो कौन कर रहा है? भाजपा कर रहे हैं। कौन भाजपा कर रहे हैं? जो अभी अर्जुन सिंह का नाम आया था, ये तृणमूल कांग्रेस का एक जाने माने इस तरह के बाहुबली और बम गोली का जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे, वो आज भाजपा में है, और इन्हीं लोगों के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं। तो कुल मिला के जो प्रकृति, मतलब जो असल में जो परिवर्तन होना चाहिए, जो शांति की तरफ जाना चाहिए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैसिव कैंपेनिंग चल रही है इस वक्त, ममता बनर्जी पदयात्रा के लिए निकल रही हैं। अभी मनोरंजन भारती तस्वीर दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज आखिरी रैली थी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, सब वहां पर डटे हुए हैं। कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप कहां है? जी हमारे राहुल जी, खड़गे जी, आप बेशक फाइट में है नहीं, पर कम से कम लड़ते हुए तो दिखिए। लड़ते हुए भी नहीं दिख रही कांग्रेस पार्टी। फाइट में नहीं है। देखिए, ये मैं बताऊं, इस तू मैं इस हिंसा, इस वाले फाइट में बिल्कुल ना हो, पर आप चले जाइए। मैं बताता हूं, जब 4 मई को रिजल्ट्स आएंगे तो आप देखिएगा
कि कांग्रेस जो ठीक है शून्य थी, ममिता कांग्रेस जी, जो आप लोग यहाँ पर एक बड़ी बात ये जरूर दिखाई देती है जिस समय टीएमसी की आरोप लगा रही है। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। ममिता जी, यहाँ पर एक बड़ी बात ये जरूर दिखाई देती है, टीएमसी कह रही है बीजेपी में गुंडे हैं, बीजेपी कह रही है टीएमसी का गुंडा राज है, लेकिन फैक्ट क्या है? कांग्रेस जब बंगाल से हटी, लेफ्ट जब बंगाल से हटी, अल्टीमेटली वही पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता थे वही जाके सब इन दलों में ऑक्सीजन सप्लाई, खाद पानी सब दे रहे हैं ना। अल्टीमेटली कार्यकर्ता तो वही है, वो भी अपना पॉलिटिकल एम्बिशन देख रहा है कहां पूरा होगा, किस दल में कहां पर पूरा होगा, तो वही डिवाइड हो रहे हैं कहीं ना कहीं। इन सबके बीच बंगाल की राजनीति से जो मैसेज निकलेगा वो बड़ा होगा। सेकंड फेज से पहले के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है इस वक्त जो दिखाई दे रहे हैं जमीन पर? सेकेंड फेज की जो इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सेकेंड फेज अगर हम बात करते हैं तो पहले चुनाव में 2021 में जो अभी जो सेकेंड फेज यहाँ पे 142 सीट्स में होंगे 7 जिला से, वहां से 74 जो पॉकेट है दैट वाज 4 पॉकेट फॉर टीएमसी, क्योंकि सारे माइनॉरिटी एंड तुष्टिकरण की वोट वहीं से आता है। तो वही 74 पॉकेट से, मतलब आउट ऑफ दैट 142 सीट्स लास्ट टाइम टीएमसी को मिली थी 54 सीट्स एंड वहां से बीजेपी को मिली थी 8 सीटें। तो क्या हुआ, तो वही जो जगह है हावड़ा, कोलकाता एंड 2 24 परगनास, तो वहां पे पिछले बार टोटल वोटर्स थे 2 करोड़ 37 लाख। तो एसआईआर के बावजूद, एसआईआर के बाद वहां पे 37 लाख नाम रिमूव हो गया, तो अभी वहां पे जो वोटर्स है 2 करोड़। तो अब वही देखना है कि यहाँ से इस बार क्या होता है। और अब मीनाक्षी जी, आपको मैं और भी एक बात करना चाहूंगी। जैसे ये बात तो आपने बिल्कुल सही किया कि एक दूसरे से अभी दोस्ती बढ़ गई है इन लोगों की। आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, ये टीएमसी जो है ये कांग्रेस की गर्भ से जन्म लिया और इनके ट्रेनिंग ग्राउंड हुआ सीपीएम, क्योंकि सीपीएम का जो वायलेंस हमने देखी थी बंगाल में 34 ईयर्स, वही चीज रिफ्लेक्ट हो रहा है। दिखाइए आप उस समय अपनी बात नहीं रखिएगा, लेट हर कंप्लीट, वही आपको समय दूंगी सर बोलने का। 34 ईयर्स की जो वायलेंस का रिफ्लेक्शन अभी टीएमसी में मिलती है। अपनी बारी में बोलिएगा सर, वीडियो दिखाने से कुछ नहीं दिखाई दे रहा मोबाइल की स्क्रीन पर। मैं कंटिन्यू करूं, ममिता कंप्लीट करिए। तो मैं जो आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही कहा कि अभी सब हो गया कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो मैं गाना बहुत खराब गाती हूँ इसलिए नहीं गा रही, जो भी हो। तो वही सारे गुंडा अभी मिल गए हैं कि क्योंकि जो मैं बता रही थी कि कांग्रेस के गर्भ से जन्म लिया टीएमसी और ये सीपीआई है इनके ट्रेनिंग ग्राउंड। तो जितने सारे वायलेंस इन्होंने सीखी है ये तो सीपीआई से ही, लेफ्ट फ्रंट सरकार से ही सीखा है, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट सरकार का मैं आपके पास 2 घटना कहूंगी, 2 घटना। सबसे ब्रूटल अनीता दीवान की, जी अनीता दीवान का बलात्कार, जो कि भारत में सबसे क्रूएल बलात्कार हुआ था वो। और फिर है कि बिजन सेतु में 18 संत को जिंदा जला दिया गया था। फिर मारीचापी साईबाड़ी की कहानी मैंने आपके चैनल में बहुत बार कह चुकी हूँ। तो लेफ्ट फ्रंट सरकार में इतने सारे वायलेंस हुआ है, वही रिफ्लेक्शन अभी टीएमसी में भी दिख रहा है सबको। और इसीलिए तस्वीर फर्स्ट फेज की बात जो बदली हुई दिखाई देती है, जिसमें बार बार बात हो रही है कि रक्त रंजित इतिहास बंगाल का चुनाव के समय पर कम से कम रहा है, और अगर उससे तस्वीर बेहतर दिखाई देती है फर्स्ट फेज की वोटिंग के समय तो उस पर बात होगी। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, थोड़ा तो क्रेडिट दे दीजिए चुनाव आयोग को। कम से कम पहले फेज में हिंसा की इन घटनाओं के बीच क्लियर कट वोटिंग हुई है सर, बिना खौफ के लोग घरों से बाहर निकले वोट डालने के लिए। 92% वोटिंग हुई है। मैं जो दिखा रहा हूँ ये थोड़ा सा इसके बारे में बोलिए। ये जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ सर, मोबाइल पे नजर नहीं आएगा, वर्बली बोल लीजिए। हाँ ठीक है सर, मोबाइल पे लोग देख लेंगे, वर्बली बात करिए ना, समय दे रही हूं आपको बोलने का। सांसद है मिताली बाग, ये हमारी सांसद है मिताली बाग। आराम बाग में भारतीय जनता पार्टी के नेता सोमाश्री, उनके पति सोमेन पाल दोलन, इन्होंने मिलकर के केंद्रीय वाहिनी के साथ मिलकर के इनकी गाड़ी पर हमला किया है। ये लॉ मेकर्स है, ये सांसद है, ये महिला है, जिनके बारे में बात करते हैं। और सुरक्षा कर्मी इनको पूछते हैं कि आपका जेंडर क्या है, इनको पूछते हैं सुरक्षा देती समय, इनको अस्पताल में ले। देखिए ये माहौल बना दिया गया है नफरत का और भय का। भय भय भय, सुबह से पेपर में आ रहा है भय। और भय कौन फैला रहा है? इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का भय कौन फैला रहा है? कारोबारियों पर भय का माहौल कौन बना रहा है? ये अमित शाह जी आकर के कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के अंदर में इसको हालांकि स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मैं ठीक से देख नहीं पा रही थी मोबाइल की आपकी स्क्रीन पर, लेकिन लगातार ये विजुअल हमने दिखाया है स्क्रीन पर। ममिता जी का ये वीडियो हमने दिखाया है और अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था, शायद हो सकता है आप ना देख पाए हो, लेकिन दिखाया था और इस पर बात भी हुई है। निखिल प्रसून जी देखिए, वो क्लियर कट कह रहे हैं कि आप लोग माहौल बना रहे हैं कि भय है, ऐसा है नहीं। और अगर ऐसा होता तो 3 बार ममता बनर्जी चुनकर नहीं आती सत्ता में।
नहीं, मैंने तो भय का जो एक तरह से उदाहरण दे दिया कि जिस तरह पिछले कुछ चुनाव में इतनी जबरदस्त प्राण हानि हुई बंगाली जानों की, तो इसका तो मैंने उदाहरण दे दिया। देखिए, इस पोलराइजिंग एटमॉस्फेयर में भी प्रधानमंत्री ने जो कल बातें कही वो बड़ा उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि हम लोग किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति धर्म के आधार पर हम लोग विभेद नहीं करेंगे, हमारी सरकार बनेगी, हर तबके के साथ न्याय होगा, और जो लोग हिंदू शरणार्थी हैं जो बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर के आए हैं, उन्हें नागरिकता मिलेगी। सुजलाम सुफलाम को अपनी रणनीति बनाएंगे, शस्य श्यामलाम को हम लोग रोजगार के लिए प्रेरणा बनाएंगे, और मलय शीतलाम को सुख व खुशी के स्रोत के रूप में हम लोग अंगीकार करेंगे। तो दुर्गा शक्ति को सुरक्षा और न्याय की गारंटी के रूप में हम लोग यहाँ पर अंगीभूत करेंगे। तो ऐसे संदेशों के साथ प्रधानमंत्री ने जो अपने चुनाव प्रचार की समाप्ति की है, ठीक है, ये ये बंगाल की सभ्यता और संस्कृति के प्रति श्रद्धांजलि है, उसको प्रणाम करने का। चलिए, मैं आपके इन्हीं पॉइंट्स पर मैं सतीश के सिंह का जवाब लूंगी, क्योंकि ये जरूरी पॉइंट्स हैं। सतीश के सिंह जी, प्रधानमंत्री बार बार मोदी की गारंटी इस फेज के बाद पिछले चुनाव में भी हमने देखा था, जिस दिन फर्स्ट फेज की वोटिंग थी, महिलाओं के लिए 10 प्रोमिसेस दोहराए थे। आज युवाओं को एड्रेस किया कि बीजेपी के शपथ ग्रहण में आप आइएगा और आपके लिए क्या क्या आगे होगा। क्या सर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, प्रधानमंत्री जब लोगों को ये रिमाइंड करा रहे हैं, वो भी वोटिंग के बीच में, बीजेपी के भीतर सर इस वक्त क्या चल रहा है, क्यों रिमाइंड कराना पड़ रहा है? ये संकल्प पत्र जब रिलीज हुआ, क्या बीजेपी ये मान के चल रही है कि वो मैसेज ठीक से नहीं पहुंचा, या फिर मैसेज ठीक से पहुंचा है लेकिन उसको बार बार याद दिलाना जरूरी है? इन दो विकल्पों में से सर आपको क्या लग रहा है? देखिए, दोनों का मिक्स है। भौकाल भारतीय जनता पार्टी के गर्भगृह में है, इस चीज को आप समझ लीजिए। तो भौकाल बनाएंगे, और अगर इस बार बंगाल में बीजेपी नहीं जीती तो कब जीतेगी भाई? तो ये विश्वास लोगों को दिलाया जा रहा है कि जो घोषणा पत्र भी आ जा रहा है, उसको बार बार घोषणा पत्र के जरिए वो प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं और कह रहे हैं आएंगे शपथ में, माने ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि वो जीत रहे हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत एग्रेसिव है इस चुनाव में। तृणमूल वाले क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। इस बार पहली बार पिछले 2011 से हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि ये तृणमूल की रणनीति 2021 के मुकाबले बीजेपी अभी ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रही है। 2021 के मुकाबले बीजेपी आपको 2026 में ज्यादा एग्रेसिव दिख रही है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव। देखिए, एग्रेसिव क्या होता है, एक तो उनके साथ ये भी है कि एसआईआर का उनको फायदा मिलेगा। इस बार भय अगर किसी चीज का हुआ है तो वोट देने या वोटर का भय है। वो एसआईआर के बाद पूरे देश से सारे लोग मतलब भर भर के गए हैं, मेरे जानने वाले भी कई गए हैं। तो वो एक भय है, और ऊपर से एग्रेशन में कहने का मतलब ये होता है कि अगर गृह मंत्री देश का जाकर के बैठ जाए बंगाल में, तो इससे ज्यादा एग्रेशन क्या होता है? और 3 लाख जो है केंद्रीय पैरामिलिट्री हो, तो ये सब मिला जुला के और बोलचाल भाषण फोर्सेस का सर मैं मान सकती हूँ, लेकिन बीते जो भी चुनाव गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जिस स्टाइल में अपने इलेक्शंस लड़ती है, बिहार में भी इसी तरह से टॉप लीडरशिप गई थी, इसी अंदाज में गई थी। यूपी में का चुनाव होता है तो टॉप लीडरशिप इसी तरह से वहां पर भी बैठी होती है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बंगाल में वो एग्रेशन या वो कमिटमेंट या डेडिकेशन ज्यादा है? देखिए, अगर आप हमसे पूछ रहे तो ये इसलिए ज्यादा है कि उनका एक फतह करने का एक पूरा आमादा है वो, और मैंने सुना है कि आरएसएस भी पूरी जोर से लगी हुई है। उनको इस बार लग रहा है कि खून चख चुके हैं, तो इसलिए ठीक है, करो या मरो की तस्वीर आप कह रहे हैं। हर्षवर्धन जी, इस पर फटाफट रिएक्शन सर आपसे भी कि नाउ और नेवर स्थिति हो गई है सर, नाउ और नेवर बीजेपी के लिए। और बंगाल में क्योंकि कभी सरकार नहीं रही, तो ये हाई स्टेक इलेक्शन है, और सेकंड फेज में तो अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कैंपेनिंग का जोर है, और फर्स्ट फेज की बम्पर वोटिंग के बाद एक पर्सपेक्टिव सर इस सवाल में मैं और जोड़ूंगी नाउ और नेवर के साथ। प्रदीप गुप्ता के साथ यहां पर एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ राहुल कंवल बात कर रहे थे, और जब ये सवाल पूछा कि बंगाल कौन जीत रहा है, फर्स्ट फेज में किसका अपर हैंड दिखाई देता है, तो उनका यह कहना था कि 10 में से 6 लोग तो बता ही नहीं रहे हैं कि किसको वोट दिया। जो सेफोलॉजिस्ट अपनी भी एग्जिट पोल के लिए तैयारी करते हैं, लोग बहुत खुलकर नहीं बता रहे हैं, और इसीलिए वो 92% किस तरफ गया है, इस तरफ गया है, उस तरफ गया है, कोई अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। क्या है सर आपकी स्टडी? मुझे लगता है थोड़ा सा हर्षवर्धन जी से सवाल है। सतीश जी, आती हूं आपके पास, एक बार हर्ष जी रिप्लाई कर ले इस पे। हाँ जी हर्ष सर।
देखिए मीनाक्षी जी, वैसे तो हर जगह का जो मतदाता होता है ना, वो ऐसे नहीं बताता है। प्रदीप जी को बंगाल में अलग ऐसा क्या लगा, लेकिन अगर ये लगा तो इसका तो दूसरा पहलू है। पहले डर की वजह से बिल्कुल भी कोई नहीं बोलता था, लेकिन अभी तो इस चुनाव में लोग बहुत बोल रहे हैं। हम तो अलग अलग टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर लोगों को बोलते देख रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं, सरकार के पक्ष में भी बोल रहे हैं, यानी ममता सरकार। नहीं, जो वोट देकर आ रहा है वो ये बता नहीं रहा कि उसने वोट किसे दिया। सवाल ये है कि क्या, नहीं ऐसे तो बताते भी नहीं है ना, ये तो सीधे सीधे कोई भी नहीं बताता है। लेकिन जो मतलब जिसको हम कहते हैं कि देश के किसी भी राज्य से यहां भय की वजह से नहीं बताते थे, इस बार तो मुझे ज्यादा बताते दिखे। जो अगर पब्लिक में वो बता रहे हैं तो सर्वे में निश्चित तौर पर बता रहे होंगे, उनके अगर कोई एग्जिट पोल होंगे जो 29 के बाद आएंगे तो दिखेगा। लेकिन मेरा एक इसमें बड़ा सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन है, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार, जिसको कहते हैं ना कि ऑल आउट इलेक्शन शुरू में नहीं बनाया। पिछली बार जैसे था तो लग रहा था कि एकदम ऑल आउट इलेक्शन बना दिया है, एकदम मारामारी है। इस बार उन्होंने बड़े सलीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अपनी मैपिंग की, अपने कैंडिडेट्स उतारे। अमित शाह जमीन पर जो काम कर रहे थे वो लगातार करते रहे, और फिर चुनाव नजदीक आते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इसको हाई पिच इलेक्शन बना दिया। अब जो स्थिति है उसमें दिख रहा है कि ममता बनर्जी की जुबान लड़खड़ा रही। ममता बनर्जी मंचों पर जिस तरह से कह रही कि तृणमूल कांग्रेस रही तो फिर आएंगे, ममता बनर्जी जिस तरह से कह रही, देखिए ये तो वहां सेना नहीं दे पाए, पुलिस नहीं दे पाए, जम्मू कश्मीर की बात करने लग रही है। ओवरऑल अगर कहें तो ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस लूज होता दिखता है। और एक चीज जिसको शायद हम लोग उस तरह से डिस्काउंट करके चल रहे हैं, क्या ममता बनर्जी से अभिषेक बनर्जी का जो कहे कि ट्रांजिशन होता हुआ दिख रहा था, उसका नुकसान तृणमूल कांग्रेस को होने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने की एक बड़ी वजह यह भी साबित होने जा रही है। ठीक है, ये बड़ा पॉइंट है, और इसी पर ममिता जी आपसे जवाब लूंगी मैं। इसके बाद फिर मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी के पास जाऊंगी। मैं यहां पर थोड़ा सा संगठन की शक्ति पर बात करना चाहूंगी। बीजेपी देश में भी सबसे बड़ी पार्टी है, आरएसएस का भी एक जो है पीछे बैकग्राउंड है, उन सबके बीच घर घर तक पहुंचना संगठन उनकी शक्ति है। लेकिन यही शक्ति पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए तृणमूल कांग्रेस है। घर घर तक उनकी रीच, बूथ पे उनकी स्ट्रांग प्रेजेंस, सीट्स पर उनकी स्ट्रांग प्रेजेंस, इन सब के बीच जो ये ट्रांजिशन हुआ है ममता बनर्जी से अभिषेक बनर्जी संगठन के लिहाज से, क्या बीजेपी का अपर हैंड आपको दिखाई देता है पश्चिम बंगाल में संगठन के मामले में? मीनाक्षी जी, अगर आप मुझे ये सवाल पूछते हैं, मैं आपको कहूंगी कि तृणमूल को जैसे कि हम देखते हैं कि 365x7 उनके जो कार्यकर्ता है वो ग्राउंड में काम करते हैं। पर मैं जितना ग्राउंड में घूमती हूँ, लोगों से मिलती जुलती हूँ, बातें करती हूँ, तो भाजपा की संगठन वहां पे मुझे थोड़ा वीक लगता है। पर यह भी है कि सरकार इनके नहीं है, सरकार है तृणमूल के, तो वो सरकार जो लोग हैं वो काम भी नहीं करने देते हैं। पर मुझे लगता है कि भाजपा को और भी ज्यादा संगठन में फोकस करना चाहिए। वो आज के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, वो कई सालों से ऐसा हो रहा है कि उसके संगठन में मतलब इतना तो स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नजर आती है, तो वही फायदा उठा लेते हैं सरकार। मतलब जो टीएमसी के लोग हैं, तो ये भाजपा का जो इंटरनल प्रॉब्लम जब एक नजर आ जाता है ना, तो वही एडवांटेज लेकर वो लोग आगे चलते हैं। ठीक है, निखिल प्रसून जी भी इस पे रिप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। मिताली बाग से मिलने अभिषेक बनर्जी पहुंचे हैं। टीएमसी की सांसद है मिताली बाग। अभी कुछ देर पहले स्वयं प्रकाश पुरोहित जी भी उनका जिक्र कर रहे थे, वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जो उन पर अटैक हुआ, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। हुगली में मिताली की गाड़ी पर हमला हुआ था और उनसे मिलने के लिए अभिषेक बनर्जी पहुंचे हैं, और ये उसी मीटिंग की तस्वीर है। चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे खत्म होना है, 29 को वोटिंग है, लेकिन उससे पहले मिताली की गाड़ी पर जिस तरह से हमला हुआ, बड़े सवाल इस वक्त पश्चिम बंगाल की परिस्थिति पर उठते हैं। चुनाव से ऐन पहले नेताओं का इस तरह से टारगेट होना, हिंसा का शिकार होना, ये इस वक्त एक बिग पिक्चर है जो निकल कर आ रही है। मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले निखिल प्रसून जी से मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर। निखिल प्रसून जी, देखिए 79 बम मिल रहे हैं कहीं पर, लेकिन मिताली बाग की गाड़ी पर जो हमला हुआ, जिस स्थिति में वो दिखाई दे रही हैं, अपनी परेशानी पूरी बता रही हैं, पुलिस के पास मामला रिपोर्ट हुआ है, उन सबके बीच अभिषेक बनर्जी उनसे मिलने गए हैं। सर, ये मैसेज जनता के बीच जाते हैं, ये तस्वीरें जनता को प्रभावित करती हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, हमले की निंदा करता हूँ, हमले की जांच होनी चाहिए। नहीं, निंदा से क्या होगा सर, वो तो आरोप लगा रहे हैं ना उल्टा बीजेपी पर। नहीं, तो वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे कर रहे हैं ये हमला, ये आरोप है उनका। लेकिन बिल्कुल उस पर कार्रवाई हो, अनुसंधान हो, लेकिन सवाल ये है कि जो 79 बम जो मिले हैं, अगर उससे कम से 79 जाने भी जा सकती थी, ये भी समझिए डेटरेंट की बात है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बमों की जो फैक्ट्री पिछले 15 सालों में बनी,
कम से कम 30 से 40 बड़े बड़े बम धमाके हुए, कई धमाकों की जांच एनआईए तक कर रही है। तो यहाँ के समाज में जो हिंसा को पूरी तरह एक तरह से उसका मेन स्ट्रीमिंग कर दिया गया है, जिसमें कि बमों की फैक्ट्रियां, उसी का प्रतिफलन है ये। और दूसरी बात, मेरे संगठन की बात हुई, मैं मानता हूं कि संगठन कमजोर रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बूथ स्तर से लेकर के शक्ति केंद्र से लेकर के हमारे संगठन का अद्वितीय विस्तार हुआ है। और हमारे बूथ कर्मी और छोटे छोटे जो जितने पाड़ा में जो है हमारे संगठन जो है सो बहुत मजबूत है। इसलिए मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि इस बार चुनाव में हमारा संगठन कमजोर है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। जी मीनाक्षी जी, देखिए जिस तरह से चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर में जिस तरह से आक्रमण किया जा रहा है, ये अपने आप में लोकतंत्र पर एक सवाल या निशान खड़ा करता है कि अगर एक सांसद के ऊपर में ऐसा हमला हो रहा है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर अगर आज ये भाजपा का होता, अगर मिताली बाग की जगह में भारतीय जनता पार्टी के कोई सांसद होते, मंत्री होते, और आप सारा का सारा सवाल ममता बनर्जी पर कर देती। ये लॉ एंड ऑर्डर को जो मेंटेन कर रहे हैं, उन्होंने जब गृह मंत्री ये बयान देते हैं, उनको ताकत कहां से मिल रही है? ताकत मिल रही है जो गृह मंत्रालय यहाँ करके बैठ गया है और पूरा सेट कर लिया है, और सुबह से झूठे बांग्लादेश के लुंगी पहन करके मारने के वीडियो देखे जाते हैं, और हिंदू मुसलमान सुबह से लेकर रात तक ये वीडियो घर घर में पहुंचाया जाता है कि ये देखो हिंसा को लेकर अब तस्वीर वही है। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है, लेकिन फैसला तो जनता की अदालत में होना है। बैरकपुर से हमारे सहयोगी प्रभाकर ने एक रिपोर्ट भेजी है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से हिंसा की घटनाएं सामने आई, आपको एग्जैक्ट ग्राउंड से दिखाते हैं क्या हुआ। हम बैरकपुर के भाटपाड़ा इलाके में मौजूद हैं, जो कि 24 नॉर्थ परगना जिले का पार्ट है, और ये मेरे पीछे आप देखिए जगदल पुलिस स्टेशन है। यहीं पे कल जो है टीएमसी वर्कर्स और बीजेपी के वर्कर्स के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें कि अर्जुन सिंह जो कि पूर्व सांसद हैं और अभी नवापाड़ा से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनके बेटे जो हैं वो भी यहाँ से कैंडिडेट हैं, भाटपाड़ा से कैंडिडेट हैं, उनके ऊपर हमला किया गया था टीएमसी वर्कर्स के द्वारा। यहाँ पे काफ़ी तेज झड़प हुई थी। यही वो जगह है जहाँ पर कि वो पहली झड़प हुई थी, और उसके बाद ये झड़प जो है फिर आगे जाके उनके घर के ऊपर हमला किया गया, बम से हमला किया गया, गोली चली उनके घर के ऊपर में, जिसमें एक सीआईएसएफ जवान के पैर में भी गोली लगी। अर्जुन सिंह जो है उनके ऊपर पूर्व में भी हमला हुआ है, और ये जो पूरा इलाका है ये बहुत ही सेंसिटिव बना रहता है। खासकर जो टीएमसी और बीजेपी का यहाँ पर चुनावी जो इतिहास रहा है, वो आपस में हिंसक झड़प का इतिहास रहा है, और उसमें कुछ लोगों की जानें भी गई हैं पूर्व में। ये बताइए कल क्या घटना हुआ था, संक्षिप्त शॉर्ट में बताइएगा, और उसके बाद इसके पहले भी बहुत बार इस तरह का हुआ है। भाटपाड़ा जगतदल ऐसी जगह है, यहाँ पर वोट आने के पहले बम नहीं चलेगा तो नहीं होगा। तो हम अब बोल सकते हैं कल यहाँ पर जगतदल का जो प्रार्थी है, बीजेपी का प्रार्थी राजेश कुमार जी, उन्हीं वो एफआईआर करने के लिए आया ममता बनर्जी के खिलाफ। क्या कुछ दिन पहले ममता बनर्जी आए थे, उसके खिलाफ एनफ सनफ बोल गए, तो एफआईआर करने के लिए गया। जब आया यहाँ पर 10 बजे टाइम दिया था जगतदल थाना का आईसी, जब आया यहाँ पर देखा है जो वहाँ पर तृणमूल बहुत सारे लोग खड़ा है वहाँ। चलिए, ग्राउंड से रिपोर्ट आपने देखी। केतन जायसवाल, सीधे आपका रुख कर रही हूँ यहाँ पर। देखिए, अब दोनों तरफ से आरोप हैं। चलिए, केतन अभी हमारे साथ है नहीं। सतीश के सिंह जी, आपसे सर ये सवाल, आरोप तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन फिर तस्वीर भी क्लियर है सर, फाइट इन दोनों के बीच ही है। और जो सवाल मैं संगठन की शक्ति को लेकर पूछ रही थी, बीजेपी की टॉप लीडरशिप जिस तरह से जमीन पर दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि उनके सामने ममता बनर्जी फाइट में खड़ी तो हैं, लेकिन 2021 के मुकाबले सर क्या बदला हुआ आपको इस बार की कैंपेनिंग में दिखाई देता है? देखिए, ममता बनर्जी के तरफ से पिछली बार था खेला होवे का एकदम वार क्राई, वो मुझे नहीं दिखा। दूसरा, बीजेपी डिफेंसिव है क्या सर ममता बनर्जी इस बार? मुझे लगता है, पता नहीं क्या है, मैं नहीं कहता कि डिफेंसिव है या क्या है, लेकिन आवाज उतनी बुलंद नजर नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात एक और कह दूं, देखिए ये सब जो कुछ हो रहा है, तो हो सकता है ना कि बीजेपी वालों के भी इरादे थोड़ा बुलंद हो गए होंगे। भाई जितना आते हैं बाहर से सीपीएम वाले, तो उनको लगता है कि अरे अब तो आवाज आनी चाहिए, अब तो क्या है ममता का डर। वो दूसरी चीज है। और तीसरी चीज है, जो आपने संगठन की बात पूछी, ये बात निश्चित है कि जो बीजेपी अगर बंगाल नहीं जीतती है, तो उसकी सबसे बड़ा कारण ये होगा कि वो लोग बंगला वाला मिजाज इनका नहीं है। अब मोदी जी और अमित शाह जी और योगी जी जाके बंगला में तो बोलेंगे नहीं, और ममता जी खाली देखेंगे भी तो वो भी बंगला में ही देखेंगे।
तो ये एक संगठन का उनका दिक्कत है और भाषा की भी दिक्कत है, मगर उसको पूरा करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए इस बार तो बीजेपी का हर चीज लगा दिया गया है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, चाहे SIR हो, वो उससे भी फायदा उनको होगा, चाहे ये केंद्रीय पुलिस वाले हो, चाहे गृह मंत्री का वहां रहना हो, चाहे हम तो जितना जानते हैं, आप भी जानती हैं कि कई ऐसे नेता हैं जो प्रवक्ता के रूप में आते हैं, वो 6-6 महीना से वहीं रह रहे हैं। तो ये बात तो है। और भी अगर राहुल गांधी जैसे लोग ये बोल देते हैं कि भाई ये तो ममता जाना चाहिए, तो ये इससे भी फायदा होता है। दिल्ली में भी एक ऐसा हुआ था। हालांकि मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि आज तक ममता बनर्जी पर तो कोई मुकदमा हुआ नहीं, उनके खिलाफ 36 हो गए या 56 हो गए। आप समझिए राजनीति कैसे हो रही है, सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। आज तो हमको तो लगता था कि बताया, हम आपको बता रहे हैं सच। हाँ, मैं केतन जी से जवाब लेती हूँ, इसमें बहुत समय की कमी है, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। केतन जी, जो बात सतीश के सिंह जी ने बोली है यहाँ पर, राहुल गांधी चुनाव से ऐन पहले जिस तरह से पश्चिम बंगाल में TMC की सत्ता के लिए, बीजेपी के लिए बात करते हैं, वीडियो वायरल होता है, लेकिन सवाल वही है कि कैसे फिर इंडिया अलायंस के मंच पर आप साथ खड़े होंगे जब चुनाव से ऐन पहले ममता बनर्जी जी के खिलाफ उनका स्टेटमेंट इस तरह से आता है? तो देखिए, एक सवाल ही अपने आप में एक बड़ा इनवैलिड सवाल है। 2011 की विधानसभा चुनाव के बाद कोई एक चुनाव सारे देश में दिखा दीजिए जहां की कांग्रेस और तृणमूल एक साथ लड़ी हो, कहीं नहीं लड़ी। तो ये सवाल अपने आप में बेबुनियादी है। अब मैं आऊं बाकी जो बात चली, देखिए बंगाल में विपक्ष की राजनीति करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 12 महीने आपको गुंडों का सामना करना पड़ता है, सरकारी पार्टी का, पुलिस का सामना करना लेकिन पड़ता है। मेरा सवाल शायद आप समझे नहीं सर। मेरा सवाल ये था, चुनाव के प्रचार और जिस समय चुनाव बिल्कुल सर पर है, उससे ऐन पहले एक ऐसा वीडियो जो फायदा कम नुकसान ज्यादा कर जाए, तो ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? क्या इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है? बहरहाल समय इतना ही था मेरे पास। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।